Hello and welcome to Unacademy. UPSC has finally released the notification, the much awaited notification. People were waiting and now the notification is out. We must see what are the different changes which UPSC has introduced this year. It is very important to notice these changes because we might have been filling the form earlier और हमें इस बार ये चेंज जरूर देखने हैं. क्यों? क्योंकि गलतियां हो सकती हैं. द प्रोसेस हैज चेंज्ड अ लॉट. मतलब कि प्रोसेस को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है और उसमें कहीं ना कहीं आप फंस सकते हैं. तो मैं एक एक करके इन चेंजेस को दिखाऊंगा. लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके मन में कोई डाउट है, इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर कोई डाउट है या फॉर्म फिल करते टाइम आपको इश्यूज आ रहे हैं, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. क्लिक ऑन इट and you can post your doubt there and I'll clear that doubt immediately. So that way I can help you out. And please don't make any mistake while filling this form, especially in the initial part, which I will talk about. So we will start from there only. So the first change that UPSC has introduced is the change in the way you apply for the form. It has changed so much that the website is different this year. So earlier the website used to be different. Now you have to go to this website that is called upsc.nic.in, upsconline.nic.in. This is a new website. Please note. Second thing which they have introduced is that you have to complete the 4 cards. They are calling it cards, out of which 3 are common to everybody. You all अगर आप अप्लाई कर रहे हो लेट्स से सिविल सर्विसेज के लिए, आप अप्लाई कर रहे हो सीएपीएफ के लिए, आप अप्लाई कर रहे हो किसी और चीज के लिए, वो सब यूनिक चीजें हैं. बट इसमें 3 कॉमन चीजें क्या हैं? वो है अकाउंट का क्रिएशन. मतलब कि अगर आपका पहले अकाउंट ओटीआर वाला था तो आपको उससे काम नहीं लेना है. अब आपको नया अकाउंट बनाना है. वो अकाउंट आप बनाओगे. देन यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करोगे. आप बहुत ध्यान से करोगे क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा आपको. तीसरा आप करोगे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म. इसको आप करोगे. एंड देन एक कॉमन चीज रहेगी जिसको बोलते हैं मॉड्यूल, जिसको बोलते हैं कार्ड और मॉड्यूल, जो कि स्पेसिफिक रहेगा किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए. ये 4 स्टेप आपको इस वेबसाइट पे जाके करना रहेंगे. ठीक है. ये पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज जो है, जो नोटिस करने को मिला है. दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज है वो है कि जो ओटीआर की जो प्रोफाइल होती थी और जो आप फॉर्म भर रहे होते थे, उसमें कहीं ना कहीं चेंज आपके लिए एक अकोमोडेट किया जाता था. अब वो तो बात गई, रात गई बात गई, वो पुरानी बात है. नई चीज क्या है? इस साल के एप्लीकेशन फॉर्म में ध्यान से सुनना, जो यूआरएन है, जो आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन वाला जो पॉइंट है, वो उसमें चेंज सिर्फ एक बार अलाउड है. तो आपने यूआरएन प्रोफाइल बनाई, आपने उसको लॉक कर दी यानी सबमिट कर दी. उसके बाद आप सिर्फ उसमें एक बार चेंज कर सकते हैं, दोबारा चेंज नहीं कर सकते. अगर आप दोबारा चेंज करेंगे तो अलाउड ही नहीं होगा. तो यू लॉक इट वंस, देन यू कैन चेंज इट वंस. समझ रहे हो ना? आपने शुरुआत किया भरना, सबमिट कर दी, एक बार चेंज अलाउड है. क्लियर? उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है. एक और खास मैं एक माइन्यूट सा डाउट आपको यहाँ बता देता हूँ जो बच्चे करते हैं कि सर मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया है, अब लेकिन मुझे यूआरएन में गलती हो गई थी मेरे से. मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया है, अब यूआरएन में चेंज करता हूं मैं. तो बेटा अगर यूआरएन में चेंज करोगे तो जो फॉर्म आपने सबमिट किया है उसमें वो चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होंगे. वो तो जब आप नेक्स्ट दोबारा फॉर्म भरोगे तब वो चेंज रिफ्लेक्ट होंगे. क्लियर है? तो एक डाउट बच्चों का हो सकता था, तो मैंने यहीं क्लियर कर दिया. थर्ड थिंग हम देखते हैं फोटो और सिग्नेचर से रिलेटेड. देखो, फोटो और सिग्नेचर का बहुत बड़ा इस बार बोलबाला है. क्यों है? उसके पीछे रीजन ये है कि इस बार यूपीएससी जो है वो करने वाली है आपका फेशियल ऑथेंटिकेशन. यानी कि आपका फोटो लेके एआई के जरिए कुछ कुछ करेंगे वो लोग. तो इसकी वजह से ये लोग फोटो कैप्चर एक्स्ट्रा कर रहे हैं. अब उनके लिए क्या रूल बनाए हैं वो मैं आपको बता देता हूं. देखो ध्यान से. उसके लिए रूल ये हैं कि आप देखिए, यहां रहा. ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको नोट करनी है. लाइव फोटो कैप्चर फॉर फिलिंग अप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म. मीनिंग आपको क्या करना रहेगा? आपने अकाउंट बनाया, आपने यूआरएन किया. यूआरएन करने के बाद जब आप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो इसके अंदर आपको अपलोड करना पड़ेगा अपना फोटोग्राफ. एंड यू हैव टू कैप्चर लाइव फोटोग्राफ व्हाइल यू आर फिलिंग दिस फॉर्म. यू हैव टू कैप्चर द लाइव फोटोग्राफ, यानी सामने सामने फोटो लिया जाएगा. देन
आपका ये जो फ़ोटो है वो बेसिकली क्लियर होना चाहिए और इसके जो इंस्ट्रक्शन है डिटेल वाले, वो आपको वहीं मिलेंगे जब आप इसको भर रहे होगे। तो ये सेकंड चीज़ है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना फ़ोटो इस बार आपको डिफरेंटली भरना है। सिग्नेचर में भी एक बहुत बड़ा चेंज है कि सिग्नेचर आपको 3 बार करने पड़ेंगे, वन आफ्टर द अनदर। वन सिग्नेचर, सेकंड सिग्नेचर, थर्ड सिग्नेचर, वहाँ आपको अपलोड करने पड़ेंगे। प्लीज़ कीप इन माइंड अगेन इंस्ट्रक्शन फर्दर डिटेल वाले वहीं जब आप भर रहे होगे तो वहाँ आपको मिल जाएँगे। ये आपका थर्ड चेंज है, मेजर चेंज है। इसके बाद हम चलते हैं जो मेजर एक चेंज देखने को मिला है, वो है क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन पे। क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन पे जो चेंज है, वो बड़ा सिंपल है कि आप इस आप अब जो क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन भेजते थे, वो आप अब 5 दिन में भेज पाओगे। यहाँ लिखा हुआ है, पहले 7 दिन होता था, अब ये 5 दिन हो गया है। ये 5 दिन हो गया। ये एक मेजर चेंज है, यानी जब आपने पेपर दिया, पेपर देने के बाद कोई किसी क्वेश्चन में आपको इश्यू है, तो आप उसको 5 दिन में ही दे सकते हो। ये एक मेजर चेंज देखने को मिला है। जो अगला मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा फेस ऑथेंटिकेशन से। मैं इम्पोर्टेंट मानता हूँ इसको बहुत, इसके बारे में घबराना नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपने एयरपोर्ट पे कभी गए हों, आपने वहाँ डिजी यात्रा से किया हो, आपको पता है कि कैसे फेस ऑथेंटिकेशन होता है। अगर नहीं भी किया है, तो बहुत ईज़ी होता है, स्मूथ होता है। इसमें आप क्या करते हो कि सिक्योरिटी के लिए बेसिकली ये करना चाहते हैं कि जब आप वहाँ जाएँगे, तो वहाँ मैंडेटरी तरीके से क्या लिखा है? ध्यान देना, वहाँ मैंडेटरी तरीके से आपका फेस ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। यानी कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैं अगर अपना डेटा ना दूँ, मुझे नहीं देना है, मैं अलग तरीके से कुछ और तरीके से करना चाहूँगा, बिल्कुल अलाउड नहीं होगा। यू हैव टू गो थ्रू द फेस ऑथेंटिकेशन मैंडेटरीली एट द एग्ज़ाम सेंटर एंड कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू एंटर द एग्जामिनेशन वेन्यू वेल इन टाइम फॉर फेस ऑथेंटिकेशन और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एंड फ्रिस्किंग। मतलब वो पहले ही कहते हैं कि 30 मिनट पहले पहुँच जाओ। इस बार I would recommend that you reach the exam center way before than earlier, क्योंकि इस बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, स्पेशली आपके सेंटर पे हो जाए, इंटरनेट में प्रॉब्लम हो, कुछ ना कुछ हो सकता है। तो एक नई प्रोसेस है, नई प्रोसेस ऐड हुई है। इसके लिए ध्यान से फ़ोटो अपलोड करना, अपना जो लेटेस्ट फ़ोटो हो 10 दिन पुराना, वो आप अपलोड करना और जो रियल टाइम फ़ोटो जिसके बारे में मैंने बताया, वो भी अच्छे से करना। अच्छा बैकग्राउंड हो, अच्छा हो, दाढ़ी-वाढ़ी ना हो, फालतू का कुछ इनोवेशन मत करना, ताकि आपका ये फेस ऑथेंटिकेशन में प्रॉब्लम ना आए। बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई भी डाउट है, प्लीज़ मैं टेलीग्राम लिंक डाल रहा हूँ, आप उस पे जाओ, जॉइन करो और मैसेज करो वहाँ पे कि सर ये डाउट है, क्लियर कर दो, मैं वहाँ क्लियर कर दूँगा। नेक्स्ट चेंज की तरफ चलते हैं कि वो कह रहे हैं कि आधार आपको हाईली रिकमेंड किया जाता है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो बार-बार बोले हैं कि कैंडिडेट्स आर स्ट्रांगली एडवाइज्ड, यहाँ से देखो, एप्लीकेंट्स आर स्ट्रांगली एडवाइज्ड टू यूज देयर आधार कार्ड एज आईडी डॉक्यूमेंट्स फॉर इजी एफर्टलेस एंड सीमलेस वेरिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन। कैन यू नॉट यूज आधार कार्ड? यस, आप नहीं यूज कर सकते हैं आधार कार्ड, बिल्कुल अलाउड है। आधार यूज नहीं करना है, अलाउड है। लेकिन यूपीएससी क्या कह रहा है कि इट इज स्ट्रांगली एडवाइज्ड, मीनिंग दैट अगर आप करोगे तो चीजें क्या रहेंगी? स्मूथ रहेंगी। चीजें क्या रहेंगी? स्मूथ रहेंगी, फास्ट रहेंगी, एफर्टलेस रहेंगी। तो ध्यान रहे कि दे आर पुशिंग फॉर आधार कार्ड, मीनिंग दैट इट इज एडवाइज दैट यू यूज आधार कार्ड। नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो है सेंटर अलोकेशन। एक माइनर सा चेंज है बट बहुत बेनिफिशियल है फिजिकली हैंडिकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए। उसमें क्या है कि जो सेंटर की चॉइस है उनके लिए दी गई है कि आप अपना डिजायर्ड सेंटर जो है वो भर सकते हैं। और जो नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सिंपल रूल है कि अगर आप फर्स्ट आएंगे तो फर्स्ट पाएंगे, लेकिन अगर आप लेट करते हैं तो अगर सेंटर भर जाता है तो आपको वो सेंटर नहीं मिलेगा। छोटा सा चेंज है बट पीडब्ल्यूडी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। फर्दर स्क्राइब में थोड़ा सा चेंज हुआ है। ये दोनों ही थोड़े से आपके माइनर से चेंजेस हैं। जो स्क्राइब के मामले में जो चेंज आया है बड़ा ही डिफरेंट चेंज है। उसमें यूपीएससी अब रिव्यू वेरीफाई करेगी और आपको बताएगी। और दूसरा एक जो चेंज है कि 7 दिन एग्जाम से 7 दिन पहले तक आपको स्क्राइब जो है वो नोटिफाई करना पड़ेगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि आप स्क्राइब चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको 7 दिन पहले उन्हें बताना पड़ेगा और फिर वो वेरीफाई करके आपको इन्फॉर्म करेंगे। और स्पेशल एक चीज़ है कि अब ये ऑनलाइन ही होगा। पहले आई थिंक ये ऑफलाइन भी होता था, अब सिर्फ ऑनलाइन होगा। यानी आपको एक पोर्टल के थ्रू ही ये काम करना है। तो पीडब्ल्यूडी के लिए 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगर आपको स्क्राइब की ज़रूरत है तो डिफरेंट रूल्स हैं, चेंज कर सकते हैं।
और 7 दिन आपसे पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और सेकंड, सेंटर जो है आप अपनी डिजायरेबल जगह पर ले सकते हैं। फर्दर एक और चेंज जो है वो प्रतिभा सेतु वाला चेंज है कि आप अगर उस पे ऑप्ट करते हैं, मीनिंग आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप ऑप्ट करते हैं कि प्रतिभा सेतु पोर्टल पर डाली जाए, ऐसा पोर्टल जिस पे बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो रजिस्ट्रेशन करती हैं और आपका डेटा का इस्तेमाल करती हैं, आपको अप्रोच करती हैं हायर करने के लिए। यानी कि अगर आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचते हैं तो आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपकी एज है, आपका फ़ोन नंबर है, वो उन रजिस्टर्ड कंपनीज के साथ शेयर किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, आप इसको अगर ऑप्ट इन कर लेते हैं तो ऑप्ट आउट करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। दूसरा, अगर आपने इन्फॉर्मेशन दे दी तो यूपीएससी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल कि जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं वो उसका कैसे यूज करती हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन ये बहुत अच्छा चांस होता है कि अदर जो कंपनीज हैं जो आप इंटरव्यू तक अपीयर होते हो तो आपको हायर करने में बेसिकली यूज कर सकती हैं। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चेंज मुझे लगा, वो इम्पोर्टेंट चेंज ये है कि देखिए, पहले क्या होता था, मैं उस पेज पर आपको लेकर जाता हूँ। बड़ा ही इम्पोर्टेंट चेंज है कि रिस्ट्रिक्शन जो होता था बेसिकली अप्लाई करने के लिए, वो रिस्ट्रिक्शन के जो रूल्स हैं वो अब थोड़े से चेंज किए हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग जो एक चेंज आपको नोटिस करने को मिलेगा वो है कि आप कितने रिस्ट्रिक्टेड होंगे इस एग्ज़ाम को दोबारा देने के लिए, कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तब। यानी कि पहला रूल आप ध्यान से देखिए, मैं रूल्स ही पढ़ देता हूँ। यानी आप आईएएस बन गए, आप आईपीएस बन गए, आप आईएफएस बन गए, या आप सेंट्रल सर्विसेज की ए ग्रेड की जॉब अगर आपकी लग जाती है, तो क्या अब रूल अप्लाई होंगे आपके ऊपर। इसमें बहुत बड़ा चेंज आया है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज जो कि रूल सेम है पहले जैसा, वो हम देख लेते हैं कि कोई कैंडिडेट अगर आईएएस के लिए अपॉइंट हो जाता है और इंडियन फॉरेन सर्विसेज आईएफएस के लिए अपॉइंट अगर हो जाता है रिजल्ट के बेसिस पर, तो वो और कंटिन्यू करता है वो उस सर्विस में, विल नॉट बी एलिजिबल टू अपीयर एट द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2026। यानी अगर आप ये अपॉइंटेड हो और उस सर्विस में हो तो आप 26 का एग्जाम नहीं दे सकते। और इन केस सच कैंडिडेट इज अपॉइंटेड एज आईएफएस और आईएफएस after the civil services prelims examination is over and the candidate continue to be a member of that service, the candidate shall not be eligible for the mains examination। यानी अगर आपने मान लो प्रीलिम्स निकाल भी ली और आपको आईएएस एलोकेट नहीं हुआ था, लेकिन आपको आईएएस एलोकेट हो गया फिर, तो भी आप फिर अपीयर नहीं कर पाएंगे मीन्स के लिए। देन फिर आपका ये रहेगा कि अगर कोई कैंडिडेट आईएएस आईएफएस बन जाता है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन बट बिफोर द रिजल्ट देयर ऑफ इज डिक्लेयर्ड, तब फिर वो मेंबर रहेगा उस है अगर उस सर्विस का मेंबर, और फिर उसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे फर्दर उस एग्जाम के बेसिस पर। मतलब कि सिंपल है कि अगर आपको आईएएस या आईएएस अगर आपको या आईएफएस आपको अगर मिल जाता है 2026 के, या तो प्रीलिम्स से पहले, प्रीलिम्स के बाद, मेंस से पहले, मेंस के बाद, कभी भी आपको मिलता है आईएएस और आप उस सर्विस में कंटिन्यू करते हो, तो आप उस इस 2026 के एग्जाम से बाहर कर दिए जाओ। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज ध्यान से देखना, दूसरी चीज ये है कि कोई भी कैंडिडेट अगर सेलेक्ट होता है इंडियन पुलिस सर्विस के लिए और अपॉइंट होता है, हैव बीन सेलेक्टेड और अपॉइंटेड, ध्यान से, ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स of earlier examinations shall not be eligible to opt for or allocated to Indian Police Service on the basis of results PSC 2026। देखो आईएएस में क्या है, आईएएस में है, आईएएस में है अपॉइंटमेंट, कि आप अपॉइंटेड हो, उस सर्विस में हो, अब फिर आप नहीं दे सकते। आईएफएस में भी सेम चीज है। आईपीएस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, अगर आप सेलेक्ट भी हो गए हो अगर आईपीएस के लिए पहले और आपने उसको छोड़ दिया और आप अगर अपॉइंट हो गए हो तब तो और खतरनाक चीज है, तब फिर आप दोबारा आईपीएस के लिए ऑप्ट नहीं कर पाओगे। आप एग्जाम दे सकते हो, यस, यानी यू कैन राइट द एग्जाम बट यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर आईपीएस। यानी आईपीएस के लिए क्या रूल होता है, एग्जाम आप लिख सकते हो लेकिन आपको आईपीएस नहीं मिलेगा, इवन अगर आप सेलेक्टेड हो या आप अपॉइंटेड हो। ठीक है, ये क्लियर हुआ। देन अ कैंडिडेट एलोकेटेड, ये नई चीज आई है, दिस इज द न्यू थिंग्स। A candidate allocated to Indian Police Service or a Central Service Group A on the basis of result of CSE 2026 will have the option to appear in immediate subsequent CSE 2027 if otherwise eligible subject to the following restrictions।
मतलब कि आपका सिलेक्शन 2026 के एग्जाम से अगर होता है इंडियन पुलिस सर्विस में, यानी एलोकेट होता है अगर आपको इंडियन पुलिस सर्विस या फिर सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए, सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए जैसे कि आईआरएस है, अगर वो आपको एलोकेट होता है इस रिजल्ट के बेसिस पर, तब 2027 का अटेम्प्ट दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। उसके रूल्स ये हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा। आपको सिंपली ये करना पड़ेगा कि आपको या तो एग्जाम्शन लेनी पड़ेगी, या तो आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्शन लेनी पड़ेगी। देखो यहां से ये लिखा हुआ है, सच अ कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर सीएसई 2027 इफ ही शी इज ग्रांटेड एग्जाम्शन फ्रॉम ट्रेनिंग for the service allocated to him her on the basis of 2026 by a authority concerned. He she will be eligible for grant of one time exemption only. ध्यान से देखो, एक बार ही एग्जामेशन मिलेगा आपको फ्रॉम ज्वाइनिंग द ट्रेनिंग इन ऑर्डर टू इनेबल हिम और हर टू अपीयर फॉर सीएसई 2027। यानी जो एग्जामेशन आपको मिलेगी 2027 के लिए वो सिर्फ एक बार मिलेगी, उस कैंडिडेट को एक बार ही मिलेगी, आपको बार बार एग्जाम्शन नहीं मिलेगी। देन द सेलेक्टेड कैंडिडेट सेल ज्वाइन द ट्रेनिंग इन फाउंडेशन कोर्स ओनली, यानी आपको फाउंडेशन कोर्स में ही ज्वाइन करना पड़ेगा। देन हाउएवर इफ सच अ कैंडिडेट नीदर ज्वाइंस द ट्रेनिंग फॉर द सर्विस एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 26 नॉर टेक्स एग्जाम्शन, अगर आप एग्जाम्शन ना लो और आप ट्रेनिंग करने भी ना जाओ तो आपका जो कैंडिडेचर है 2026 का वो कैंसिल हो जाएगा। और यदि आप फाइनली रिकमेंड होते हो सीएसई 2027 के बेसिस पे, जबकि आपने 2026 दे रखा है, ऑलरेडी आप सिलेक्टेड हो, आपने एग्जाम्शन ले लिया था, आपने एग्जाम्शन लिया, आपने 27 का एग्जाम लिखा और आप फिर से सेलेक्ट हो गए, तब क्या होगा, ही शी कैन एक्सेप्ट द सर्विस एलोकेटेड ईदर ऑन द बेसिस ऑफ सीएसई 26 और 27 एंड विल ज्वाइन द ट्रेनिंग शेड्यूल फॉर 2027। यानी आप 27 की ट्रेनिंग ज्वाइन करोगे, आप चाहे 26 की ले लो या 27 की ले लो, लेकिन आप फाउंडेशन कोर्स ही ज्वाइन करोगे 27 का, ठीक है। His her allocation to the service other than the one opted shall stand cancel in the stage. In case he she is not allocated to any service on the basis of 27, then he she can join allocated service through 26। यानी 27 में अगर सर्विस एलोकेट नहीं हुई तो 26 वाली ज्वाइन आप कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज अब आएगी कि अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो ट्रेनिंग फॉर सर्विस एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 26 और 27, his her allocation to both the services shall be stand cancelled and the seniority for such candidate will be according to their year of selection। or however, ये important है, please note this down, however he she shall not be allowed to appear for CSE 2028 and any CSE thereafter unless he she resigns from the allocated service। Please remember, if you have been allocated what, IPS और सेंट्रल सर्विस ए ग्रेड, ए ग्रेड की सर्विस अगर मिल गई, आईपीएस मिल गया और आपको एक एग्जाम्शन मिल गया, आपने 2027 का एग्जाम लिख लिया और आपने कोई भी सर्विस ज्वाइन नहीं करी, देन यू विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर अगेन। मतलब आप 28 का एग्जाम फिर नहीं लिख पाएंगे, सिंपल बात ये है। He she shall not be allowed to appear for CSE 2028 or any CSE thereafter unless he she resigns from the allocated service। यानी आपको फिर तो रेजिग्नेशन देना पड़ेगा उस सर्विस से। आप ऐसा नहीं कर पाओगे कि आप वो सर्विस करते रहो, एग्जाम्शन लेते रहो और एग्जाम लिखते रहो। यू हैव टू रिजाइन बेसिकली। तो ये एक नया चेंज आया है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो आप मुझसे अगेन टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चेंज आए हैं। आगे देखते हैं क्या चेंज है। If the candidate is desirous of availing his or remaining attempt to appear in any subsequent CSE, if otherwise eligible, after availing such one-time exemption from joining training, he she must not join any service allocated to him or her on the basis of 26, 27 as the case may be, and the said service allocation shall send cancel automatically। मतलब सिंपल है, बहुत ही सिंपल है कि आपको 2026 में सिलेक्शन मिल गया, आपने ज्वाइन नहीं किया, एग्जाम्शन ले लिया, आपने 27 का एग्जाम लिखा, आपको फिर सर्विस मिल गई, नहीं मिली, वटेवर, आपको वो बस छोड़नी पड़ेगी दोनों सर्विस, तभी आप दोबारा एग्जाम लिख पाओ। अगर आपने कोई भी सर्विस ज्वाइन की या उसको ज्वाइन कर ली या कर रहे हो, आईआरएस ऑलरेडी हो, आप अपीयर नहीं कर सकते। दैट इज द रूल। पहले अपीयर कर पाते थे। In respect of candidate who has been allocated to any service based on CSE 25 or earlier years, he she will be given a one-time opportunity to appear in either CSE 26 or 27 as per his or choice to enable him her to utilize either remaining attempt।
subject to fulfilling other eligibility criteria without needing resign from service. However, such candidate desires for appearing in 2028 or beyond, he/she shall have to resign from his or allocated service. Again सिंपल चीज है, 2026 2027 आप पहले सेलेक्ट हो गए हो या 2026 में अगर सेलेक्ट हो गए तो आप 27 का ही दे पाओगे या 26 का दे पाओगे. उसके बाद अगर देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा. स्पेशली किसके लिए, कि आपको कोई सर्विस अगर मिली हुई है, तो रूल्स ध्यान से सुनना. आपको कोई भी सर्विस मिली हुई है, एनी सर्विस अर्लियर, इससे पहले आप सेलेक्टेड हो पहले, तो आप सिर्फ और सिर्फ 2026 या 27 का ही दे सकते हो. Alright, so these were the major changes that have been introduced by UPSC and we have noticed, and any other change if we notice we will make a video about it, but so far this is the change. Please, I will say it again, if you are going to fill any application form, if you have any doubt, please reach out us on Telegram and we will get back to you and we will help you out. Don't make mistakes. It is a little confusing right now, so you can always reach out to us. I wish you all the good luck. Let's crack it.